नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम एक रिपोर्ट एंड विन प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, जिसके तहत यदि कोई भी अनअकैडमी एजुकेटर किसी भी वीडियो में अगर कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें पढ़ाते हैं या कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी थी, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसा जानते ही होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों, रिसेंटली यूनेस्को की मीटिंग में इस तरफ इशारा किया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी ग्रेट बैरियर रीफ वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी जो खतरे में है और जिसको इस वक्त बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स इस वक्त उपयोग में लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये क्या है ग्रेट बैरियर रीफ, क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर और इसके पीछे क्या मूव है, क्या इसके पीछे चाइना है, चाइना कैसे इसके पीछे हो सकता है, तो उसकी जियोपॉलिटिक्स भी क्या है वो भी आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो न्यूज में आप देखें तो यूनेस्को रिकमेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड बी लिस्टेड एज इन डेंजर। तो आप देख सकते हैं बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं एंड न्यूज एजेंसीज हैं जिनकी ये न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो आइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्वींसलैंड प्रोविंस है, उसी के अराउंड समुद्र में आप देख सकते हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ। क्या आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त आपको माउस ओवर से दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर लंबा है और दोस्तों 1981 में पहली बार इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और यूनेस्को ने 2017 में भी इससे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में डालने की बात की है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट बैरियर रीफ। तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होम टू 1/3 ऑफ दी वर्ल्ड कोरल्स है, यानी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, 1/3 दुनिया का कोरल यहां पर मिलता है। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कोरल रीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों आप अगर देखें तो कोरल रीफ दोस्तों फाउंडेशन स्पीशीज हैं किसी भी इकोसिस्टम में। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं, जो पत्थर जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज कोरल रीफ, जिसके ऊपर मछलियां आपको घूमती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोरल रीफ देखें तो इनको रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। यहां पे दोस्तों आप अगर देखें तो ये फाउंडेशन स्पीशीज है। फाउंडेशन स्पीशीज का मतलब हुआ जैसे बिल्डिंग का एक फाउंडेशन स्टोन होता है, उसकी नींव होती है, कुछ उसी प्रकार से कोरल रीफ इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप देखें तो अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो दोस्तों यहां पे 1500 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ फिश को बस कोरल रीफ इकोसिस्टम यहां के सपोर्ट कर रहे हैं। 215 से ज्यादा बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दोस्तों आप अगर देखें तो 3000 से ज्यादा मोलस्क्स को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दोस्तों, व्हेल एंड डॉल्फिन भी यहां पाई जा रही है, इसके सिवा डुगोंग भी यहां पर पाया जाता है, वो भी इस कोरल रीफ इकोसिस्टम उसको सपोर्ट कर रही है एंड बहुत सारे सी टर्टल्स को भी सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, इस वजह से कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। कोरल रीफ कैसे बनते हैं तो देखिए दोस्तों, ये सब मैंने आपको एनवायरनमेंट की स्टैटिक क्लास में डेप्थ में डिटेल में 2 लेक्चर में पढ़ाया है। तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो जाइए, एनवायरनमेंट की स्टैटिक क्लासेस पाथ फाइंडर चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाके देखें। तो जल्दी से समझ लेते हैं ये सब जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, कोरल क्या है? तो कोरल दोस्तों अगर आप देखें तो कोरल पॉलिप एक प्रकार का जानवर होता है जिसके शरीर में एक प्रकार का एल्गी यानी ज़ूज़ेंथेलाई नाम का एल्गी उसके शरीर में रहता है। दोस्तों, ज़ूज़ेंथेलाई बड़ा ही कोलोकियल टर्म है, एक्चुअल टर्म इसके लिए होता है सिम्बायोडीनियम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये कोरल पॉलिप है, इसके शरीर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको एक कलर मिल रहा है, अदरवाइज बाकी जगह तो ट्रांसलूसेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रीनिश है, वो इसलिए क्योंकि इसके शरीर में कौन है तो वो ये ज़ूज़ेंथेलाई एल्गी है या सिम्बायोडीनियम है। तो दोस्तों जैसे जैसे ये कोरल बड़ा होता जाता है पॉलिप, ये कई सिम्बायोडीनियम को एक्वायर करता जाता है और धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है।
तो दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो दोनों अगर आप देखें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। अगर आप देखें तो कोरल पॉलिप उस जूजेंथेलाई या फिर सिम्बायोडिनियम को अगर आप देखें तो अमोनिया, फॉस्फेट, लाइट, शेल्टर, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। बदले में सिम्बायोटिक एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और उस दौरान कोरल को शुगर देता है, ग्लिसरॉल देता है, अमीनो एसिड्स देता है, पेप्टाइड्स फॉर एनर्जी एंड फॉर कैल्सिफिकेशन दे पाता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और दोनों एक साथ जीते हैं। पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कोरल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या फिर अन्य फैक्टर, कोरल्स कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर पानी गर्म हो जाए, सब एरियल एक्सपोजर यानी सरफेस पे एक्सपोज हो जाए कोरल रीफ, पानी हट जाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट उस पर इंपैक्ट करे सनलाइट की, या फिर पानी गर्म हो जाए, तो उस दौरान, या फिर पानी की हाइड्रोकेमिस्ट्री बदल जाए, तो उस दौरान दोस्तों ये फाइटोप्लैंक्टन, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, ये जूजेंथेलाई या फिर सिम्बायोडिनियम को एक्सपेल कर देते हैं, या फिर ये जो सिम्बायोडिनियम है इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कम पड़ जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो कोरल पॉलिप्स का ओरिजिनल कलर जो कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सा, व्हाइट सा है, तो वो वैसे व्हाइट कलर के हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, कोरल ब्लीचिंग। तो हेल्दी कोरल के शरीर में तो जूजेंथेलाई रहते हैं, सिम्बायोडिनियम, स्ट्रेस्ड में ये निकाल देते हैं और डेंसिटी कम हो जाती है सिम्बायोडिनियम की, और ब्लीच होने पे सारे के सारे सिम्बायोडिनियम को निकाल चुके हैं, या फिर सिम्बायोडिनियम के शरीर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खत्म हो चुका है। तो ये हो सकता है पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, पानी में पॉल्यूशन आ जाए, स्टॉर्म रन ऑफ मिट्टी आ जाए, या फिर हाई सोलर इरेडियंस हो जाए। तो दोस्तों कोरल ब्लीचिंग भी मैंने डेप्थ में कवर किया है, तो आप वहां पर जाके स्टैटिक में पढ़ सकते हैं, पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक था कि ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड बी लिस्टेड एज इन डेंजर। तो ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल क्या है ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यूनेस्को कुछ इलाकों को पृथ्वी में जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, फिर वो चाहे इसलिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि यहाँ पे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कुछ यूनिक कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसे ताजमहल, या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ नेचुरल साइट हो, कि कोई रेन फॉरेस्ट हो, तो वो नेचुरली धरोहर है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यूनेस्को ने उसी के अंतर्गत एक ट्रीटी साइन करवाया है, कन्वेंशन साइन करवाया है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल साइट्स हैं उनको वो क्या कहती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों आप देख सकते हैं, कुछ येलो कलर में दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, तो और कुछ में येलो ग्रीन दोनों दिख रहा है। तो दोस्तों जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको लेजेंड दिखाऊं तो येलो कलर यानी कल्चरल साइट, ग्रीन कलर यानी नेचुरल साइट, और किसी में मिक्स्ड भी दिखेगा, ये देख रहे हैं मिक्स्ड कलर है, तो ये क्या है, मिक्स्ड साइट। यहाँ पे देखेंगे कंचनजंगा क्या है, मिक्स्ड साइट, इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो कल्चरल साइट यानी इंसानों के वजह से इसको प्रोटेक्ट करना है, कुछ इंसानों ने यहाँ पे ऐसा कमाल बनाया है, कमाल की कोई कलाकृति है या कोई ऐसी बात है, वो कल्चरल साइट है, या फिर यूनिक कल्चर वहां पे ऐसा डेवलप हुआ है जिसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे ताजमहल, वो क्या हो गया, कल्चरल साइट। कोई रेन फॉरेस्ट है तो वो क्या हो गया, नेचुरल साइट। अच्छा, अब आप यहाँ पे कुछ साइट्स रेड कलर में देख पा रहे हैं, तो जो रेड कलर में है ये वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि इन डेंजर हैं। तो दोस्तों इन डेंजर भी सेम है, कुछ कल्चरल हो सकते हैं, कुछ नेचुरल साइट हो सकते हैं, कुछ मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आप देखिए ये सारे साइट्स क्या हैं, ये सारे के सारे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इन डेंजर है। बहुत बहुत फेमस है बामियान, बामियान वैली का याद है दोस्तों, आपने शायद पढ़ा होगा। तालिबानियों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गौतम बुद्ध जी के बड़े बड़े मूर्तियां हुआ करती थी बामियान में, तालिबानियों ने उसको वहां पे बॉम्ब लगा के उसको विस्फोट किया था और उसके साथ वो सारे के सारे टूट गए थे। तो ऐसे ये सब क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इन डेंजर है। वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज सुमात्रा का ये क्या है, ये भी इन डेंजर है। तो दोस्तों ये नेचुरल साइट है रेन फॉरेस्ट का सुमात्रा। तो दोस्तों आप अगर देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको इस वक्त प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, यानी कि आने वाले दिनों में इसको यदि हमने नहीं प्रोटेक्ट किया तो ये विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यूनेस्को अगला स्टेप क्या करती है उसके बाद, पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में डिक्लेयर कर देती है और दुनिया भर के कंट्रीज को कहती है कुछ कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, फंड एलोकेट कीजिए, और जिस कंट्री में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी
उसको बचाने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद भी अगर कंट्रीज असफल रह गए तो यूनेस्को उससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग उससे ले लेती है। तो दोस्तों आइए ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो 2017 में पहली बार कहा गया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, आप ग्रेट बैरियर रीफ को डिक्लेयर कर दीजिए। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो उनके लिए जाहिर सी बात है ग्रेट बैरियर रीफ उनके लिए एक बहुत ही शान की बात है। वहां पर लोकेटेड है, बहुत ज्यादा टूरिज्म डेवलप करता है, ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहचान दिलाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त ऑस्ट्रेलियन $3 बिलियन एलोकेट किए, या फिर आप देखें तो $2.2 बिलियन US। तो जिसका पर्पस क्या था कि रीफ के हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना है। पर दोस्तों पिछले 5 साल में तब से अब तक अगर हम देखें तो 3 मास ब्लीचिंग इवेंट्स हो चुके हैं। ग्रेट बैरियर रीफ 3 बार अपने कोरल्स को अपने ज़ूज़ेंथेलाई को एक्सपेल कर चुका है और ब्लीच कर चुका है पिछले बस 5 साल में। लास्ट टाइम पिछले साल मार्च 2020 में हुआ था। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इस ब्लीचिंग के पीछे जो मास ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अगर आप मुख्य कारण देखें तो वो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बहुत गर्म हो जा रहा है, राइजिंग सी टेम्परेचर्स हैं, जिस वजह से दोस्तों आप अगर देखें तो कोरल रीफ क्या हो रहे हैं, वो ब्लीच हो जा रहे हैं। ज्यादा टाइम तक ब्लीच हो जाएंगे तो उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। कुछ देर तो ब्लीच सर्वाइव कर सकते हैं, कोरल रीफ सर्वाइव कर सकते हैं इस ब्लीचिंग को, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीचिंग से वो मर जाते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी भी है, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी, उन्होंने भी रीफ के कंडीशन को पिछले ही साल अगर आप देखें तो पुअर टू वेरी पुअर में डाउनग्रेड कर दिया। तो और इसके पीछे कारण क्या दिया गया था इस डाउनग्रेडेशन के पीछे, वो था डिक्लाइनिंग वाटर क्वालिटी। दोस्तों ये पिछले साल की कहानी है लगभग। तो ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी ने भी डाउनग्रेड कर दिया, यानी ऑस्ट्रेलिया भी मान रही है कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में तो है। दोस्तों यहां पे आपको बता दूं मैं, अगर क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है तो जाहिर सी बात है दुनिया को खुद मिल के कुछ करना होगा, तो ही ग्रेट बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया अकेले पैसिफिक का पानी ठंडा नहीं कर सकती, पैसिफिक का पानी गर्म हो रहा है तो पृथ्वी गर्म हो रही है, तो अकेले ऑस्ट्रेलिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, दुनिया ही जिम्मेदार है। दुनिया खुद ही इसके लिए सोल्यूशन निकाल सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लीड फ्रॉम दी फ्रंट तो करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए था? तो ऑस्ट्रेलिया खुद अपने कोल एंड गैस की इतनी बड़ी एक्सपोर्टर है, वो अपने कोल एंड गैस के एक्सपोर्ट्स को कर्टेल कर सकती है। तो लेकिन जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे ट्रेड ऑफ करे ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो उनको ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है, जहां बात क्लाइमेट चेंज की आ रही है, वो कह रहे हैं कि आपका ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में है तो आपको तो ज्यादा जागरूक होना चाहिए, आपको तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। पर फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका कोल एंड गैस का एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल एंड गैस आप क्यों हैं? नेट जीरो एमिशंस टारगेट बाय 2050 बहुत सारे कंट्रीज ने किया है कि बाय 2050 उनके कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन हो जाएगी, नेट कार्बन एमिशन जीरो होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब तक इससे कतरा रही है, अब तक इसको साइन नहीं की है। तो ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट चेंज को लेकर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी नहीं शो कर रही है। तो दोस्तों अगर रीफ डाउनग्रेड हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर बन गया, तो यह माना जा रहा है कि यह पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा दुनिया का जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन डेंजर की कैटेगरी में डाउनग्रेड हुआ है। तो यह भी अपने आप में एक नया ही आयाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कहा जा रहा है इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी है काफी ज्यादा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया पे ये नया आप देख सकते हैं नई बिजली की तरह ये बात गिरी है कि ग्रेट बैरियर रीफ से उसका हेरिटेज साइट इन डेंजर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की माने तो वो कह रहे हैं कि चाइना इसके पीछे है, ये जो मूव है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके पीछे कारण ऑस्ट्रेलिया दे रही है कि चाइना यूनेस्को कमिटी को इस वक्त चेयर करती है और चाइना के रिश्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी खटास वाले रिश्ते आपको देखने मिलेंगे। इसके पीछे कारण है प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी बात करें तो उन्होंने कोरोना के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड की थी कि कहां से कोरोना वायरस ओरिजिनेट किया है ये पैंडेमिक, तो इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। और इस बात से चाइना बड़ी परेशान थी, इस बात को वो इंडोर्स नहीं कर रही है और इसीलिए चाइना ने काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के
जो इंपोर्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा मार्केट चाइना हुआ करता था, तो उसको चाइना ने क्या किया, बैन लगाने शुरू कर दिए, ट्रेड एम्बार्गो लगाना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को खरीदने से मना करना शुरू कर दिए वो कह रहे हैं ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ऑस्ट्रेलिया जो रेट्रीब्यूटिव एक्शन, चाइना जो रेट्रीब्यूटिव एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर रही है, ये वही रेट्रीब्यूशन की कंटिन्यूटी है ग्लोबल स्टेज पे, जहां चाइना यूनेस्को कमेटी की चेयर होने के नाते ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल रही है, स्पेशली इस गवर्नमेंट पे। ऑस्ट्रेलिया ने भी डिसाइड किया है कि वो इस डिसीजन को जल्दी अपील करेगी। तो अब क्या किया जा सकता है, क्या इंपैक्ट होगा अगर ग्रेट बैरियर रीफ इन डेंजर चला गया तो दोस्तों अच्छा इंपैक्ट देखें तो ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जागरूक हो जाए, नेट जीरो टारगेट्स की तरफ मूव करने लगे। अच्छा एक आउटकम ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रिसोर्स डाइवर्ट करे ग्रेट बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उससे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ को बचा ले। ये पॉजिटिव अगर हम सोचे तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी अगर दोस्तों हमें भी मालूम है, क्लाइमेट चेंज से अकेले ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करके नहीं लड़ सकती है, दुनिया को मिलके करना है। तो हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई क्या है दोस्तों कि आप देखें तो 5 मिलियन लोग हर साल, 50 लाख लोग ग्रेट बैरियर रीफ विजिट करते हैं, जिससे दोस्तों क्वींसलैंड में अकेले 70,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी काफी हद तक। ये 5 मिलियन लोग जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की मेजर इकोनॉमी है टूरिज्म, वो टूरिज्म भी बंद होने लगेगी। तो क्या होगा उससे? ऑलरेडी आप देखें ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, ऑलरेडी आना जाना प्लेन का टिकट ही इतना महंगा पड़ता है दुनिया भर के देशों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया जाने ही आना जाना बहुत महंगा है। तो उसके बाद भी अगर लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको ग्रेट बैरियर रीफ देखना है, तो वो इन डेंजर हो जाएगा, तो काफी हद तक टूरिज्म खत्म हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। और इस वजह से दोस्तों स्कॉट मॉरिसन जो कि अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं, तो ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, 4 बार से ये चुनाव में जीत रहे हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट 4 बार से सरकार बना रही है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हो सकता है अगली बार चाइना की इस शतरंज की चाल की में मात खा जाए और ये गवर्नमेंट हार जाए। तो शायद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हार जाए तो प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन को मेजर डोमेस्टिक चैलेंज हो सकता है, एंड अपोजिशन की पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। तो हो सकता है ये चाइना का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो वक्त ही बताएगा, पर जो भी है ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों जरूर खतरे में है। तो कोरल्स क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, इसको आप जरूर स्टैटिक की क्लास में जाएं, पाथफाइंडर में जाके पढ़ें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन में मैं खुद आपको देने वाला हूं। बस कोड का इस्तेमाल करें और मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा दोस्तों 80 टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। ये सारे टेस्ट आपके इवैल्यूएट भी होंगे अगर आप 1 साल या उससे अधिक का GS प्लस आइकनिक कैसा भी कोर्स लें। इसके सिवा दोस्तों महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी रन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, GS ऑप्शनल कॉम्बो भी, और साथ साथ दोस्तों यूपीएससी ड्रीम के लिए हम लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी है, और प्लस एंड आइकनिक दोनों कोर्सेज आप देख सकते हैं। प्लस की 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए, आइकनिक की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए। सारे कॉस्ट है जब आप कोड KC10 इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल आइडियल टाइम है ज्वाइन करने का। फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और उसमें एनरोल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।